नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसी सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 71वीं बीपीएससी पीटी का फुल डेट टेस्ट 5 देखेंगे। एडिटोरिया का है ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है और एक तरफ इसमें दिया हुआ है सैंडल सभ्यता के स्थल और दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, जरा देखिए। पहला कह रहा है जो मांडा है, आप लोग को पता होगा कि मांडा चिनाब नदी के किनारे था। मांडा चिनाब नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दायमाबाद था परवरा नदी के किनारे और सुक्ता गंडोर दास नदी के किनारे था। दास नदी के किनारे। तो इसमें ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मांडा का चिनाब, और बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर का हिंडन, और सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दायमाबाद का परवरा यानी 4, यानी डी का सुक्ता गंडोर का क्या हो जाएगा, दास। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखना है सेकंड क्वेश्चन कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो बताइए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो उसको गौतम बुद्ध को कहा जाता है जो एशिया का ज्योतिपुंज। अब बताना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, हम लोगों को ये बताने कह रहा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो क्या ये सही है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ नहीं। पहला जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और बल्लभी गुजरात में दूसरा का आयोजन हुआ था। और पहला जैन संगीति का पाटलिपुत्र में। तो इस प्रकार से ये गलत। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो कौशल में, यही श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय सबों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली शैवों का जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था, न कि लिंगायत। माने शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत था। तो ये वाला सही होगा, न कि लिंगा वाला। हम लोग को देखना है चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा कह रहा है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा हुई थी। तो पहला ही शिलालेख में पशु बलि की निंदा हुई थी। और अशोक के 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्य का वर्णन है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति और महामात्रों की नियुक्ति का संबंध, 5वें शिलालेख का संबंध धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ उचित शब्द देना है। कह रहा है कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में राजवंश का उदय हुआ। तो कौन सा हुआ, तो चेदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, कह रहा है कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी से पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ, तो चेदी राजवंश का उदय हुआ। कह रहा है भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये होता है एरन अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होता है, एरन अभिलेख से। और ये एरन अभिलेख 510 ईस्वी के जो भानुगुप्त के एरन अभिलेख, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, यही से मिला था। और इसमें क्या था कि जब भोज राजा की मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी के द्वारा सीता होने का उल्लेख है। अलवरूनी, फिरदौसी, उतरी, फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे। तब वो थे महमूद गजनवी के। किनके, महमूद गजनवी के। अलवरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे, महमूद गजनवी के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक तरफ कथन है दूसरी तरफ कारण। तो पहला कह रहा है कथन में कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरियर एवं
हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की। तो ये बात में कहीं भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि विजयनगर नगर साम्राज्य का अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। कारण था कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम ही संगम था, इसलिए संगम वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा 9 नंबर का, इसमें भरने कह रहा, तो भरिए क्या हो जाएगा। कह रहा भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार वैष्णव संत थे, तो 12 अलवार वैष्णव संत थे और 63 नैनार शैव संत थे। तो 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत। अब देखिए मुगल कालीन सिक्के, एक तरफ मुगल कालीन सिक्के है, दूसरी तरफ प्रकृति है, उसको सुमेलित करना है। तो सूचियों के नीचे दिए गए पुट की सहायता से ये सही करना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रुपया, रुपया पता है कि चांदी का सिक्का हुआ करता था, रुपया चांदी का सिक्का हुआ करता था। अब बताना है मुहर, तो मुहर जो था सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। मुहर क्या था, तो सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। और इलाही, इलाही क्या था, तो सोने का गोल आकार का सिक्का था। इलाही क्या था, तो सोने का गोल आकार का सिक्का था। और शहंशाह क्या था, तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। शहंशाह क्या था, तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अब 11 नंबर कह रहा है कि मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी मंत्री होता था। तो चिटनीस के बारे में पूछ रहा है, तो ये राजकीय पत्र व्यवहार में होता था। मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस किस विभाग का प्रभारी मंत्री होता था, तो वो मंत्री होता था राजकीय पत्र व्यवहार का। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वो किया था देवगिरी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वो किया था देवगिरी में। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए और इसको सही क्रम में सजाने कह रहा है। तो चलिए देखिए सजाइए। इसमें आप ऐसे सजाइए कि देखिए शाह आलम द्वितीय का जो शासन काल था वो था 1759 से 1806। कब से कब तक था, 1759 से 1806। और आलमगीर द्वितीय का था 1754 से 59 के बीच में, 5 साल के लिए, 1754 से 1759 के बीच में। और अकबर द्वितीय का शासन काल था 1806 से लेकर के 37 तक में। और शाहजहां तृतीय का शासनकाल था 1806 से 37 के बीच में, 1806 से 37 के बीच में। तो इस प्रकार से आंसर ये लगाइएगा तो आपको आएगा सी ऑप्शन, BDAC। अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओं का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। किधर हुआ था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 15 का क्या कह रहा है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य किनका है, तब वो है TR होम्स का। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य किनका है, TR होम्स का है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1891 ईस्वी में। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 1891 ईस्वी में। अब 17 को मिलान करने कह रहा है, तो देखिए चलिए मिलाइएगा तो पता चलेगा कि बहिष्कृत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में। और बहिष्कृत हितकारिणी, सॉरी ये तो मैंने गलती बता दिया, सॉरी फिर से, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में। और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 ईस्वी में। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में, और खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना 1929 ईस्वी में। इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन ए है और कथन आर है, तो इन दोनों के बारे में मिला के सही कथन बताने कह रहा है। तो देखिए, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया एक प्रगतिशील कदम था, तो ये बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में आया था, और इल्बर्ट जो लॉर्ड रिपन है वो उनका समय काल 1880 से 1884 के बीच में था। तो ये इतना में थे, और 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। और ये क्यों आया था, इसका कारण क्या था? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था। तो ये बात भी क्या है? सही है कि इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था। तो कथन ए सही है और कथन आर भी सही है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। अब 19 में बताना है आप लोग को कि कौन कौन सा कथन 19 नंबर में सही है। तो चलिए बताइए। पहला कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कि दूसरा कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये वाला आरपी दत्त ने कहा था। आरपी दत्त, मतलब अगर पूछा जाए कि षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो आरपी दत्त इससे संबंधित है। तो केवल एक सही होगा, दूसरा गलत है। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। तो वो कौन कहा था? तो वो कहे थे स्वामी विवेकानंद। यदि संसार में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है, स्वामी विवेकानंद ने। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कथन में कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ। बिल्कुल सही। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ, और तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धि से संतुष्ट थे। तो ये बात भी सही है, और ये कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, 22 नंबर। 22 में कह रहा है क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में कलकत्ता के किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो टाउन हॉल से। कहां से? टाउन हॉल से। अब अगला प्रश्न 23 नंबर की तरफ देखिए कि विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? तब वो फहराया गया था 1907 ईस्वी में। कह रहा है विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र ध्वज किस वर्ष फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई? ये तो आपको पता होगा कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में की गई। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। गदर का शाब्दिक अर्थ ही होता है क्रांति, ठीक है। और 1 नवंबर 1913 को किया गया था। पहला अध्यक्ष लाला हरदयाल थे, ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अब्दुल लतीफ थे। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करके बताना है इसका सही कथन। कह रहा है इसमें कितने क्वेश्चन, कितने स्टेटमेंट सही हैं उपरोक्त में से, ये सही बताना। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चौथा स्टेटमेंट सही कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर किया था। इससे रिलेटेड हम आपको सारी पॉइंट्स याद करवाते हैं, ये जरूरी क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 1947 है, किसके संबंध में है?
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947, इसके संबंध में देखिए। यह विधेयक 4 से 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। तो 10 जुलाई नहीं होगा, 4 से 5 जुलाई, मतलब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को 4 से 5 जुलाई में के बीच में 1947 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। और यह 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स में पास किया गया। ब्रिटेन के उच्च सदन नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन में प्रस्तुत किया गया था 15 जुलाई को, ब्रिटेन के उच्च सदन में नहीं, ठीक है, यानी ब्रिटेन के निम्न सदन में। तीसरा कह रहा है कि 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स, ये उल्टा, हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह पे लॉर्ड्स यानी उच्च सदन, तो 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया, माने उच्च सदन में। कब? तो 15 जुलाई में निम्न सदन, 16 जुलाई में उच्च सदन, 4 से 5 जुलाई में संसद में पेश किया गया 1947 को, और फाइनली 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो गया। तो डेट याद रखिए, 4 से 5 जुलाई और फिर 15 जुलाई, फिर 16 जुलाई और फिर 18 जुलाई और फिर 15 अगस्त। देखिए 4 से 5 जुलाई को संसद में प्रस्तुत किया गया, 15 जुलाई को निम्न सदन में प्रस्तुत किया गया, 16 जुलाई को अगले ही दिन उच्च सदन में, 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट से हस्ताक्षर हो गया। और फिर जानबे करते हैं 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। लीन लिथगो आयोग 1928 के संबंध किस क्षेत्र से था? लीन लिथगो आयोग, तो ये कृषि सुधार से था। किससे था? कृषि सुधार से संबंधित था 28 का। निम्नलिखित घटनाक्रम को देखिए और निम्नलिखित उपरोक्त को सही क्रम में सजाइए। तो देखिए कह रहा है कि वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854, वुड का शिक्षा संबंधी क्या हो गया? 1854 में आया था वुड का डिस्पैच। और फिर क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। और यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था। और प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1800 कब हुआ था? 1921 में हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। 29 का प्रश्न देखते हैं। 29 में क्या कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो पूना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पूना में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए उपरोक्त में से इसका अधिक होगा सही। अब कौन सा? एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि एक्सरे होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे पर न विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, तो ये बात भी सही है कि ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इन्हें किसी भी क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, तो ये भी सही है। इसीलिए गामा किरणों का नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी छोटी कर दी जाती है? तो आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी छोटी कर दी जाती है, यानी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। 33 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध R उस तार के सापेक्ष वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपात के बराबर होता है, तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। क्या कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उस तार के सापेक्ष वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है, और सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बताना है आप लोगों को क्या है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है।
चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। अच्छा, गॉस बताइए किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? गॉस होता है। और टेस्ला बताइए, टेस्ला किसका होता है? और ओम किसका होता है? विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का होता है। किसका? चुंबकीय तीव्रता का होता है, तीव्रता का। और चुंबकीय फ्लक्स का गॉस किसका होता है? गॉस चुंबकीय क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्टीमीटर का। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। और ए मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इससे सही समय का पता चलता है। कहाँ पे? जलयानों में। समय का पता चलता है सही समय का जलयानों में। और ऑडियोमीटर पता चलता है ध्वनि की तीव्रता को मापने में, ध्वनि की तीव्रता को मापने में पता चलता है ऑडियोमीटर से। 36 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है? तो रेडियोधर्मिता का नियम ये नहीं करता है। बाकी बहुगुण अनुपात का नियम, स्थिर संघटन का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तीनों ही करता है। निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है? तो रेडियोधर्मिता का नियम नहीं करता है। फिर बाकी बहु अनुपात का नियम, स्थिर संघटन का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो इसमें से एक से अधिक होगा। क्यों? कोयला से उत्पादित बिजली भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा से विद्युत नहीं है। परमाणु ऊर्जा से उत्पादित उपरोक्त से एक से अधिक। तो 37 का हो जाएगा डी। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहते हैं गैर नवीकरणीय, मतलब ये दो गो है, ये वाला गलत होगा, कोयला से उत्पादित बिजली नहीं होगा। अगला प्रश्न, सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल है क्या है? तो वो है समतल पर फिसलकर चलने वाली वस्तु का विरोध करने वाला बल, समतल पर फिसलकर चलने वाली वस्तु के विरोध का करने वाला बल। अब देखना है 39 का। 39 कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, क्या कहलाता है? तो वो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अगला ये इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए। कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, कहलाता है संवहन। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तब वो होता है 62 डिग्री से 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। देखिए एक चीज इसको हम याद करवाते हैं आप लोग को, वीबजियोर आप लोग याद रखिएगा, वीबजियोर, वीबजियोर, ठीक है। वीबजियोर मतलब वी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, आप बी बोले तो ब्लू, जी बोले तो ग्रीन, वाई बोले तो येलो, ओ बोले तो ऑरेंज और आर बोले तो रेड। अब तरंगदैर्घ्य वायलेट का कितना होता है कि 3900 से 4460 एंगस्ट्रम वायलेट का याद रख लीजिएगा। 3900 से 4460 और 4460 से आप लोग याद रखिएगा 4650 एंगस्ट्रम, सब एंगस्ट्रम में होगा, ठीक है। 4650 एंगस्ट्रम इंडिगो का होगा और 4650 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम ब्लू का होगा, ब्लू का। और ग्रीन का 5000 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम ग्रीन का होगा। और येलो का 5700 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम ये येलो का होगा। और ऑरेंज का 5900 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम ऑरेंज का होगा। और रेड का 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि वीबजियोर का 3900 से 4460,
4460 से 4650 और 4650 से 5000, 5000 से 5700, 5700 से 5900, 5900 से 6200 और 6200 से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद कार्बन होगा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के बाद N2 होगा, नाइट्रोजन। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, तो वो क्या है? तो वो है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित पर विचार करिए और विचार करके सही कथन बताइए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। बिल्कुल, हाइड्रोजन को आप भौतिक रूप से चाहें तो लिक्विड या गैस के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात सही है। हाइड्रोजन को तरल रूप से संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्नेटाइट और पीच ब्लेम निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? तो वो किस धातु के अयस्क हैं ये बताइए। यूरेनियम के। कार्नोटाइट और पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? तो यूरेनियम के, यूरेनियम के। तो कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड यूरेनियम के। एल्यूमिनियम के आप लोग याद रखिएगा बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेल्सपार। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, फेल्सपार, ये एल्यूमिनियम का। तांबा का याद रखना है कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस होता है ग्लांस और कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, पाइराइट, पाइराइट होता है तांबा का। ठीक है, और सोना का होता है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। काल्वेराइट, काल्वे राइट और राइट और सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट ये होता है सोना का, सिल्वेनाइट, कार्बेनाइट और सिल्वेनाइट। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड और कोरंडम, 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 कोरंडम और क्रायोलाइट, 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 क्रायोलाइट और फेल्सपार, फेल्सपार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों के बारे में बताएं। गैसों को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जाता है, तो ये सही है। गैस का को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जाता है, सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है, तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है? सही है। कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। पहला करा कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल सही, कार्बन का शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है। और सिंथेटिक डायमंड को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है, ये भी सही है। दही से में खट्टे स्वाद का कारक है, तो वो है लैक्टिक एसिड। कौन सा है? लैक्टिक एसिड। तो यहाँ कुछ चीजें याद रख लीजिए कि जानते हैं सिरका में मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है तो बताइएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बताइएगा, एसिटिक अम्ल। और अगर कोई पूछे कि संतरा नींबू में बताइए कौन सा होता है, संतरा नींबू में, तो बताइएगा साइट्रिक अम्ल, संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल। और टर्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में बताइएगा, टर्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में बताइएगा, इमली अंगूर में टर्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, दूध में। साइट्रिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में। टर्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में, अंगूर में, अंगूर में। सिरका में एसिटिक। ठीक है, बाकी कुछ और याद कर लीजिए। टमाटर कोई पूछे कि टमाटर में बता ही दीजिए तो ऑक्जेलिक अम्ल बता दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल बता दीजिएगा टमाटर में, ऑक्जेलिक। और कोई पूछे कि चींटी के डंक में बता दो, चींटी के डंक में, तो बताइएगा मैथेनोइक एसिड। क्या बताइएगा? मैथेनोइक एसिड बता दीजिएगा। और बिच्छू के डंक में भी कोई पूछ ले, बिच्छू, बिच्छू चींटी पूछ ले तो मैथेनोइक बता दीजिएगा और बता दीजिएगा। ठीक है, और पूछ ले
तो बताइएगा, एक होता है मक्खन, तो उसमें होता है ब्यूटराइक अम्ल, माने बटर से रिलेटेड आ जाएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48 नंबर, 48 में कह रहा है कि अग्निशमन कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो वो है केवलर। अग्निशमन कपड़े, रक्षा वाहनों का कवच, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलर। अब 49 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 3 गो धातु दिया गया है ए बी सी, और उसमें इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.2 वोल्ट, -3 वोल्ट और 0.45 वोल्ट है। इन धातुओं का अब उपचयन शक्ति होगा, तो उपचयन शक्ति क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि सबसे पहले बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -3 वोल्ट और फिर -1.2 वोल्ट और 0.5, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा, तो एक तरफ उद्योग है, दूसरे तरफ उसका उत्प्रेरक है। तो देखिए अमोनिया गैस बनाने का विधि क्या है? तो अमोनियम गैस बनाने का हैबर विधि लोहे का चूर्ण है। अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि लोहे का चूर्ण है। और वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, इसमें निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि लोहे का चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, और वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, कौन सी विधि? संपर्क विधि। ये वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड से होता है, का इस्तेमाल किया जाता है। वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड का इस्तेमाल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कच्छ विधि, कौन सा विधि? सीसा कच्छ विधि, सीसा कच्छ विधि, सीसा कच्छ विधि, ये इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म इल्यूमिना का इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म इल्यूमिना का भी इस्तेमाल किया जाता है। और कोई पूछ दे कि बताओ क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि, कौन सी विधि? डीकन विधि। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइएगा क्यूपरिक क्लोराइड। तो इस तरीके से आपके ये हो जाएंगे आंसर। अब कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन बताना है आप लोग को कि क्या है, कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है। तो वसा में बताइए कि घुलनशील विटामिन क्या है? तो इसमें कीड़ा याद रख लीजिएगा, कीड़ा, है ना। और कोई पूछे कि पानी में बताओ घुलनशील, तो बताइएगा बीसी, बीसी मतलब गाली, आपको याद होगा। तो अब बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो सही कथन के बारे में देखिए क्या है। पहला कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ड्स यानी अक्षीय कलियां पत्ती और तने के जोड़ पर होती है, तो बिल्कुल सही कि अक्षीय कलियां ऑक्सिलरी वर्ड्स पत्ती और तने के जोड़ पर होती है, तो ये सही है। और पूछे कि शीर्ष कलियां यानी टर्मिनल और एपिकल वर्ड्स पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है, तो ये भी सही है कि शीर्ष कलियां यानी टर्मिनल और एपिकल वर्ड्स पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है, तो ये भी क्या है? सही है। 53 नंबर देखिए, कह रहा है कि हरित लवक यानी क्लोरोफिल के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो ग्रेना में। कहा? ग्रेना में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? ग्रेना में। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें से देखिए एक्चुअली बहुत सारे कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि इसिहारा टेस्ट हीमोफीलिया की जांच के लिए किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसिहारा टेस्ट का उपयोग वर्णांधता की जांच के लिए किया जाता है। और इसका जो आविष्कार है 1917 में जापान के एक वैज्ञानिक थे शिनोबु इसिहारा ने किया था। दूसरा कह रहा है कि कुनैन सिंकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त होता है, तो ये भी बात सही है। और इसका उपयोग मलेरिया के लिए दवा में किया जाता है, तो तीनों पॉइंट क्या है? सही है। अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो प्रकंद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रकंद से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक कुछ चीजें समझा याद करवाता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। एक होता है भूमिगत तना कौन कौन है, का उदाहरण बता सकते हैं?
भूमिगत तना का उदाहरण चलिए बताइए आपको। देखिए कंद भूमिगत तना का उदाहरण है, और धनकंद, फिर शल्ककंद और फिर परकंद। तो कंद धनकंद, कंद का एग्जाम्पल कोई पूछे आलू बताइएगा। बंडा और केसर धनकंद का, बंडा और केसर धनकंद का, बंडा और केसर धनकंद का। शाल्ककंद का प्याज बताइएगा, शाल्ककंद का प्याज। परकंद का हल्दी और अदरक बताइएगा, हल्दी और अदरक। माने भूमिगत तना का उदाहरण है कंद, धनकंद, शल्ककंद, परकंद। कंद से आलू बनता है, धनकंद से बंदा या केसर, बंडा या केसर, शाल्ककंद से प्याज और परकंद से हल्दी अदरक। ये हो गया। एक और इसमें पूछा जाता है आपको, मूसल जड़ों का रूपांतरण। ये तो अभी तनों का रूपांतरण बताए, अब पूछा जाता है मूसला जड़ों का नियंत्रण। मैं लिख देता हूँ, मूसला जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, इसमें एक वो याद रखिएगा, शंकु आकार, फिर कुंभी रूप आकार, कुंभी रूप और तरकु रूपी। शंकु आकार गाजर होता है, शंकु आकार का एग्जाम्पल गाजर। और सलजम और चुकंदर कुंभी रूप का, सलजम और चुकंदर कुंभी का। तरकु का मूली। ठीक है, 56 का आंसर देखिए। शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? तब वो है एंटीबॉडी का निर्माण करना। शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य है एंटीबॉडी का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मलेरिया से प्रभावित होता है? तब वो होता है आरबीसी और तिल्ली। तो मलेरिया से प्रभावित कौन कौन होता है? तिल्ली और आरबीसी। देखिए अगर पायरिया अगर आप लोग को होता है, मान लीजिए कि आपको पायरिया हो गया, तो आपको क्या प्रभावित होगा? तो प्रभावित होगा मसूढ़ा प्रभावित होगा पायरिया से। और सोने की बीमारी होगा, मस्तिष्क प्रभावित तब होगा जब सोने का बीमारी हो। और पेचिस से आंत की बीमारी होती है, पेचिस अगर होता है तो आंत पर प्रभाव पड़ता है। और अगर काला जार होता है तो अस्थि मज्जा पर प्रभाव पड़ता है। एक एंजाइम की संकल्पना दी है, तो किन्होंने दी है? तो बीडल और टेटम ने दिया है, बीडल और टेटम ने। लीगो से संबंधित है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में। एक नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का कार्य क्या होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। न्यूट्रॉन की गति को क्या करना होता है? कम करना होता है। 61 का प्रश्न देखते हैं। 61 में क्या कह रहा है? सॉरी, इधर नहीं, इधर होगा। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से आने का सही क्रम क्या है? तो पहले अंगीकृत होगा, फिर अधिनियमित किया गया, फिर आत्मर्पित किया गया। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। जेबीपी समिति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग के औचित्य को समीक्षा करना। क्या है जेबीपी समिति का उद्देश्य? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग के औचित्य को समीक्षा करना है। 63 का देखिए आंसर, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो चलिए मिलान करते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या होता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(a) में क्या होता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(b) में क्या होता है? तो वो होता है शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार। और 1(c) में क्या होता है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 1(d) में भारत में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधानुसार अदा की जाएगी। ये उपरोक्त कथन
किनका है दोस्तों? तो ये उपरोक्त कथन केटी शाह का है। किनका है? केटी शाह का है। अगला प्रश्न कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, कहां से लिया गया उपराष्ट्रपति का प्रावधान? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखना है 66 नंबर का प्रश्न। 66 नंबर में कह रहा है कि कथन सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, सही है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ही किया, तो ये बात दोनों ही क्या है? सही है। 67 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है ये बताइए, तो केवल एक सही है, इसमें एक पॉइंट सही है। कौन? 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 तथा 11वां अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, और कह रहा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 वार्डों में बांटा गया, तो नहीं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा 20 बांटा गया है, माने अधिक से अधिक 20 बांट, और कम से कम 10। तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है, और प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। 68 नंबर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए प्रतिमान की संस्तुति की, तब वो की द्विस्तरीय, और ये कब किए थे? 1977 में। और ये अशोक मेहता समिति का स्थापना 1977 में द्विस्तरीय की वकालत किए, और 1978 में अपना रिपोर्ट पेश किए। 69 नंबर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में ही हुआ। ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किए जाते थे? तो वो किए गए हैं, तो वो है 106वां। कितने नंबर का है? 106वां। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन से संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो 106वां। 71 देख लेते हैं कि 71 में कह क्या रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में चयन करिए। तो पहला कथन देखिए कि क्या कर रहा है कि खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि आते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। देखिए, इसकी बुआई, खरीफ फसल की बुआई सितंबर अक्टूबर में होता है, और कटाई बुआई सितंबर में, अक्टूबर में फसल कटाई, ठीक है, मानसून के आगमन के साथ होता है। मानसून के आगमन के साथ इसकी बुआई होता है, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाता है। रबी फसल की बात करें तो ये सर्दी के मौसम में बुआई होता है एवं बसंत के मौसम में काटी जाती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं गेहूं, जौ, सरसों, मटर, तिल, धनिया, प्याज। मटर, तिल, धनिया, प्याज। जायद फसल के बारे में जान लीजिए कि गर्मी के मौसम की फसल शुष्क भूमि पर उगती है, जिन्हें मानसून की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। समय वृद्धि रबी और खरीफ फसल मौसम के बीच की होती है, जिसमें मार्च से जून तक, जैसे तरबूज, खरबूजा, करेला, कद्दू, खीरा, मूंग दाल इत्यादि। करेला, मूंग दाल की फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 72 का क्या कह रहा है कि कौन सा सही है बताइए। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने की समवर्ती शक्तियां प्रदान की। तो बिल्कुल सही है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान की। तो सही है। दूसरा पॉइंट गलत कह रहा है कि जीएसटी एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2016 को अप्रत्यक्ष कर के रूप में आरंभ किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ 2016 नहीं 2017 होगा कि जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2016 को अप्रत्यक्ष कर के रूप में आरंभ किया गया था। जीडीपी अपस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर क्या दर्शाता है? तब वो दर्शाता है चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात। 74 नंबर देखिए
कह रहा है, अब फिर से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए कौन से क्या कह रहा है कि अपस्फीति यानी डिफ्लेशन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समान कीमत स्तरों पे हुई कमी है। तो बिल्कुल सही कि अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की समान कीमत स्तरों में हुई कमी है। तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि अब मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है और यह ऋणात्मक हो जाती है। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक ही होती है। मतलब मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है लेकिन यह धनात्मक होती है। तीसरा सही कह रहा है कि स्टैगफ्लेशन में कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट भी सही कह रहा है रिफ्लेशन के संदर्भ में कि अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों को बढ़ने की घटना है। अब अगला प्रश्न, विषम चुने। तो विषम क्या हो सकता है बताइए। प्रवेश कर ये विषम है। क्या है, प्रवेश कर क्या है, विषम है। 76 का देख लीजिए कि वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है। तो वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। और प्राथमिक घाटा का मतलब हो गया राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज, सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। 77 का देख लीजिए। 77 में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। तो बताना है तो बताइए। दोनों ही सही है। पहला कह रहा है कि वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं उसको रेपो दर कहा जाता है। वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना मिलान करने के रहा है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराड डोमर मॉडल पर, और ये 1951 से 56 के बीच में आया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आया था 56 से 61 के बीच में। और तीसरा सॉरी इसमें तीसरा नहीं दिया हुआ है। चौथा 69 से 74 के बीच में और पांचवा 74 से 79 के बीच में। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 66 के बीच में आया तो वो किससे संबंधित है, हेराड डोमर से। और दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल से संबंधित है, नेहरू महालनोबिस से। और चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधित है गॉडगिल मॉडल से, चौथी गॉडगिल। और पांचवी डीपी धर द्वारा तैयार है, डीपी धर द्वारा तैयार है पांचवा। 79 का प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन को चुने। सत्य कथन को चुने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। तो सही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो ये बात भी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। असत्य कथन की पहचान करें। तो अब देखते हैं कौन इसमें असत्य कथन है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। बिल्कुल सही कि नाबार्ड जो है शिवरामन कमेटी के संस्तुति पर ही की गई थी। और दूसरा कह रहा है कि नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या सही है, सही है। तो कोई भी इसमें असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 81 हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करिए, दक्षिण से उत्तर। तो देखिए दक्षिण से उत्तर करिएगा तो सबसे पहले दक्षिण में देखिए, ध्यान रखिए, दक्षिण में ये हो गया पीर पंजाल, पीर पंजाल। और कलेजा याद रखिए, कलेजा, ठीक है, कलेजा। इस तरीके से उत्तर में हो गया काराकोरम जो कि ये क्या है, एक है।
दूसरा हो गया लद्दाख जो कि 3 है, और ये हो गया जास्कर जो कि 2 है, और ये हो गया 4। मतलब ऑप्शन ढूंढिए 4 2 3 1, 4 2 3 1, क्योंकि ये दक्षिण से, ये इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है, इस तरीके से। 82 नंबर कह रहा है कि भारत में मानसून मौसम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे यह भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा है, तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी सही है कि काल बैसाखी जैसे स्थानीय संवहनीय तूफान इसकी विशेषता है। तो पूर्व मानसून मौसम का संबंध किससे है? काल बैसाखी जैसे स्थानीय संवहनीय तूफान इसकी विशेषता है। इस ऋतु के दौरान आम्र वर्षा होती है, तो ये बात भी सही है कि आम्र वर्षा इस ऋतु में होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि केरल में मानसून का आगमन इस ऋतु में के अंत का प्रतीक है, तो ये भी बात क्या है? सही है। 83 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसमें से उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। सिंधु की अगर सहायक नदी पूछा जाए तो श्योक हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा, श्योक, इसके बाद याद रखिए गिलगित, श्योक, गिलगित याद रखिए, जास्कर याद रखिए, और हुंजा भी याद रखिए, जास्कर भी याद रखिए, हुंजा भी याद रखिए, और नुब्रा भी याद रख लीजिए, और सीगर भी याद रख लीजिए, सीगर, और द्रास और गस्टिंग भी याद रख लीजिए, गस्टिंग। तो इतने सारे याद रख लीजिए। अगला प्रश्न लैटेराइट मिलान करने का रहा है, मिट्टी और तरफ विशेषता है। तो देखिए कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी जो है वो उसमें लौह से भरपूर ह्यूमस से कम होता है। तो लैटेराइट मिट्टी में लौह से भरपूर होता है और ह्यूमस से कम होता है। काली मिट्टी में क्या होता है? तो वही काली मिट्टी में उच्च मिट्टी की नमी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी में उच्च मिट्टी की नमी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, और जलोढ़ मिट्टी में पोटास में समृद्ध फास्फोरस में कम होता है। 85 का क्वेश्चन देखते हैं। 85 में कह रहा है कि भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में पूछ रहा है। तो मैग्नीज खनन के संदर्भ में सही पूछ रहा है कि उड़ीसा भारत का मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है। इसमें से सही पूछ रहा है ना? हाँ, सही पूछ रहा है। एक्चुअली मध्य प्रदेश मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। और क्यों यहाँ पे उड़ीसा जो है मैग्नीज का भंडारण ज्यादा करता है, भंडारण मैग्नीज का सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, लेकिन मध्य प्रदेश उत्पादक ज्यादा करता है। और बाकी ये सारा पॉइंट सही है कि मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए मानी जाती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर से देखिए 86 नंबर का प्रश्न। 86 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है, जिसका कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकतर मौसमी और उनके तल कठोर चट्टानों से बने होते हैं। बिल्कुल, कठोर चट्टानों से ही बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 का ऑप्शन आंसर कहे तो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है? तो टी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, टी तरंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में सुमेलित है? तो बोडो जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। बोडो उड़ीसा से। संथाल के बारे में पूछे तो नागालैंड नहीं, बल्कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। संथाल और गद्दी बोले तो हिमाचल प्रदेश, और खासी बोले तो मेघालय। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तब वो जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को, जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं मोह असमता। वो क्या कहते हैं? मोह असमता। देखिए कॉनराड असमता किसको कहते हैं? तो भूपर्पटी और छोड़ दीजिए, ये गलत छोड़ दीजिए, इसको फिगर से समझाया जा सकता था, तो आप लोग थोड़ा सा बुक से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा खुद भी कर लीजिए। अब 91 नंबर का देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल के आयतन के हिसाब से कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो वो है नाइट्रोजन। वो कौन है? नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में। महासागर तल की विशेषताएं के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं। और एबिसल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से है। क्या है? एबिसल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से है। और ग्वाइट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत हैं। अगला, आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से देखते हैं, ये वाला सही है, असत्य कथन पूछ रहे हैं, तो ये गलत है, यानी केवल 3 आंसर हो जाएगा कि एनी, महोगनी, आबनूस आदि प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। महोगनी, एनी, आबनूस आदि प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार, कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। कौन से एनी, महोगनी, आबनूस पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। ठीक है। और अगर कोई पूछा जाए कि आर्द्र पर्णपाती वन का बताइए, तो बताइएगा सागौन, साल, शीशम। सागौन, साल, शीशम। सागौन, साल, शीशम। हुर्रा, महुआ, आंवला। हुर्रा, महुआ, महुआ, आंवला, आंवला, आंवला। कुसुम और चंदन, कुसुम और चंदन, ये किसके हैं? तो ये हैं आर्द्र पर्णपाती वन के। ठीक है। बाकी देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो आर्द्र पर्णपाती वन किस क्षेत्रों में पाया जाता है? जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। यह हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में? तो वो पाया जाता है अटकामामा रेगिस्तान। कहाँ? कौन सा? अटकामामा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर सागर की सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर सागर की सीमा फिनलैंड नहीं करता है, बाकी नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब करता है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो वो था हर्यक वंश। कौन सा नाम था अजात शत्रु के वंश का नाम? हर्यक वंश। अशोक की धम्म नीति का संदेश क्या था? तब वो क्या था? तब वो उपरोक्त से अधिक था कि राजा के प्रति निष्ठा, शांति और हिंसा, बड़ों का सम्मान करना। तो ये राजा के अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में था। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 98 में क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? 7। अकबर के शासनकाल में कितनी सरकारों में विभाजित था? 7। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया, तब वो था दरिया खान नुहानी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, दरिया खान नुहानी। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन से थे? तब वो कौन से निम्नलिखित में सहयोगी थे? तो सभी महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे सभी। कौन? श्री नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, महेश नारायण। 101 में देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि सितंबर 1908 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताना है। तब वो थे फणींद्र नाथ घोष। कौन थे? फणींद्र नाथ घोष। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण था, तब वो कारण था पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण था पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु। 1817 में 57 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताने कह रहा है। तो देखिए कि कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने अंग्रेजों की जन और धन से मदद की। और 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हथुआ के महाराजों और उनके साथी जमींदारों के संबंध में उन्होंने अंग्रेजों की जन और धन से मदद की। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया? तो वो उजागर किए थे स्वामी पीर मोहम्मद मुनीस। कौन? पीर मोहम्मद मुनीस। दुखी आत्मा, दुखी छद हृदय जैसे छद नाम से पीर मोहम्मद मुनीस। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय राष्ट्र राजमार्ग संख्या
36 से जुड़े हैं। तब वो कौन जुड़े हैं? तब वो जुड़े हैं बख्तियारपुर, पटना, आरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 30 से जुड़ा हुआ है? तो बख्तियारपुर, पटना, आरा। बिहार में पूरब से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम बताइए। तो ये सही क्रम हो जाएगा कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। 107 में देखते हैं, बिहार जाति आरक्षित गणना 2022 के अनुसार राज्य में समान वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो वो प्रतिशत कितना है? तो वो है 15.52%। बिहार जाति आधारित जनगणना के 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित वर्ग का प्रतिशत है 15.52। ठीक है। 108, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में भी विधान परिषद है, केवल 4 बिहार में विधान परिषद है। बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है ये बताने कह रहा है। तो देखिए इसमें से 316,895 याद रखिए, 316,895 करोड़ का बजट है बिहार का, 316,895 ऐसे याद रखिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा कितना था? तब वो था 58.6%। प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? प्राथमिक क्षेत्र का 19, प्राइमरी सेक्टर का 19.9, द्वितीयक क्षेत्र का सेकेंडरी सेक्टर का 21.5 और टर्सियर सेक्टर का 58.6 था। 111 नंबर। अब करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। तो देखिए सी गलत है कि श्रीलंका से ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड इंडियन ओशियन मिला था, ये श्रीलंका से नहीं मिला था। श्रीलंका से इनको मित्र विभूषण मिला था। क्या मिला था? मित्र विभूषण मिला था। ठीक है, बाकी सब सही है। और ऑर्डर ऑफ द स्टार इंडियन ओशियंस मिला था इनको ब्राजील से, सॉरी मॉरिशस से मिला था। कहां से? मॉरिशस से। तो यहाँ दो पहले याद कर लीजिए कि श्रीलंका से इनको मित्र विभूषण मिला था, श्रीलंका से मित्र विभूषण, और मॉरिशस से इनको ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन मिला था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन मिला था। और कुवैत से इनको द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कुवैत से कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से। और साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 मिला था। साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ब्राजील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस होल। ब्राजील से क्या मिला था? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस होल। अभी वो नामीबिया से भी याद रख लीजिए, नामीबिया जब याद कर ही रहे हैं तो नामीबिया से भी याद कर ही लीजिए। इनको मिला था ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट मैं लिख देता हूं, एशियंट बेलिविया नामीबिया से इनको ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलिविया मिराबिलिस मिला था। और साइप्रस से तो आपको याद करवा दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस मिला था। 112 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि नासा के प्रथम AI अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है डेविड साल्वागिनी को। किनको? डेविड साल्वागिनी को। नासा के प्रथम AI अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड साल्वागिनी को। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो वो है 50-65-345 करोड़ का है केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार। 114 में चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताना है 2024 में सतकथा। तो देखिए भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है। तो बिल्कुल भारत जो है विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी इसका 2.8% है। और वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का क्या है? अनुमान है। अब देखेंगे 115 का कह रहा है कि शुक्रयान मिशन को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 में। शुक्रयान मिशन 1 को कब करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 में। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो 90.23 मीटर भाला फेंककर उसको रजत पदक जीता है। 117 में देखिए
कह रहा है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कब 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स? पहला कह रहा है कि इसका आयोजन 6 शहरों में किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर। तो पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर, तो 5 ही तो हो गया। तो छठा शहर कहाँ गया? और दिल्ली में भी किया गया। तो 5 वो बिहार का, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, राजगीर, गया, पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर और दिल्ली में किया गया। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ कहाँ किया गया? तो पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय, भागलपुर और दिल्ली। और इसका शुभंकर गज सिंह था, जो कि मौर्यकालीन मूर्ति कला से प्रेरित था। बिल्कुल सही। और इसमें 28 खेलों को पार्टिसिपेट कराया गया था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इसमें बिहार का स्थान 15वां आया था इस खेल में, और कुल पदक 36 पदक लिया था बिहार ने। 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मिला था इंडिया बिहार को। और इसमें महाराष्ट्र टॉप किया था। 7वां खेलो इंडिया में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान आया। 58 स्वर्ण सहित 158 पदक मिला था। 58 को स्वर्ण और 158 को टोटल पदक। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष के बारे में बताइए। दो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इटली के हैं, जिनका नाम है जैनिक सिनर। क्या नाम है? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर नाम है, सिनर। तो पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता जैनिक सिनर है। और उप विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव है। महिला से पूछे तो मेडिसिन केज है, जो कि अमेरिका से है। यूएसए के मेडिसिन कीज ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला। और आर्यन सर्वलेंका, जो कि बेलारूस की है, जो उप विजेता है। अगला 119, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तब वो किया गया रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो में। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो पार्वती तिर्की को। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो पार्वती तिर्की को। देखिए, ये पूछा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछ रहा है, तो पार्वती तिर्की को। और कौन से कविता के लिए मिला था? तो इनको मिला था फिर उगना के लिए। एक कविता लिखे थे फिर उगना के लिए। एक याद रखिए, सुशील शुक्ल। सुशील शुक्ल के याद रखिएगा कि अगर यही पे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार पूछा जाए तो सुशील को एक को। और ये क्या लिखे थे? 1/12, 1/12 इनकी एक लघु कथा है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगर कोई पूछे इसी में कि बताओ मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी, जैसे हिंदी भाषा के लिए हो गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को, और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार हो गया सुशील शुक्ल को। इसी प्रकार से अगर मैथिली में पूछे तो मैथिली में याद रखिएगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा, तो ये लिखिएगा महेंद्र मलंगिया। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, तो आके आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सब चीज। देखिए, एक तो याद हो गया ये अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार। अब पूछे यही आपसे बाल पुरस्कार वाला मैंने याद करवा दिया। अब देखिए, एक तरफ युवा रख लीजिए, एक तरफ बाल रख लीजिए। ठीक है, एक तरफ बाल। अब अगर ये तो हिंदी वाला याद करवा दिया, मैथिली से अगर कोई पूछे तो मैथिली से ये याद रख लीजिएगा युवा में कि मिला था महेंद्र महेंद्र मलंगिया को। और अगर बाल में पूछ लिया जाए तो बासुकी नाथ झा को मिला था। बासुकी नाथ झा को मैथिली में मिला था। और अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए, इंग्लिश में, तो याद रखिएगा युवा पुरस्कार मिला था इंस्टेरिन कीरे को। और नीलम शरण गौर ये मिला था बाल में। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है और बताना है कि इसमें कितने कथन सत्य हैं। तो देखिए कितने कथन सत्य हैं। 2 कथन सत्य है। कौन कौन? कह रहा है कि आदित्य L1 अपना पहला सूर्य मिशन था, तो ये सही है। और इसको PSLV C57 से आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया जाएगा, तो ये दोनों ही सही है। तीसरा जो कि गलत है, कह रहा है कि आदित्य L1 को पृथ्वी के लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी सूर्य के बीच L1 लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास रखा जाएगा। तो 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे L1 बिंदु पे रखा जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर में कह रहा है कि इसमें सत्य कथन बताइए। तो पहला सही है कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का पहली महासभा नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें 6 बड़ी प्रजातियों के बारे में जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। इसमें 7 बड़ी प्रजातियों के बारे में आईबीसी के बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण करना है। कौन से हैं? तो बाघ शेर, तो याद रखिएगा, बाघ शेर तेंदुआ, और तेंदुआ में एक और होता है हिम तेंदुआ। तो 4 गो हो गया, बाघ शेर तेंदुआ हिम तेंदुआ। एक जगुआर याद रखिए, चीता याद रखिए, और लास्ट में प्यूमा याद रखिए, जगुआर, चीता, प्यूमा। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा आरंभ किया गया है? तो कालनेमी बताना है। ऑपरेशन कालनेमी किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है खंजर सैन्य अभ्यास किसके द्वारा? तो किर्गिस्तान के द्वारा, खंजर किर्गिस्तान के द्वारा, ठीक है। और थल सेना के द्वारा होता है, किर्गिस्तान में हुआ है। 125 में देखते हैं आंसर क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वां गणतंत्र दिवस का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सत्य कथन पूछ रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई। सही बात है कि गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिसूचना जारी की गई, और इस तिथि 1939 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त करवाया गया था। तो ये बात गलत है। एक्चुअली 1949 में नहीं, 1948 में ये पोलो ऑपरेशन चलाया गया था। 127 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। कब रखा है? 2030 तक रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 128 का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना था? 22 था। कितना था? 22। और पहला स्थान पे यूएसए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 22 था। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। तो पहला करा, यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना है। तो यही बात क्या है? गलत है। ये पीएम ड्राइव सब्सिडी योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना के तहत चालू की गई है। तो मतलब ये राजमार्ग मंत्रालय नहीं बल्कि भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बाकी फेम योजना 2015 में प्रारंभ का यह अगला चरण है। फेम योजना जो 2015 में प्रारंभ हुआ था, यह उसका अगला चरण है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले सभी प्रकार के ई वाहन को सब्सिडी दी जाएगी। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है केवल ग्रामीण सड़कों के खराब स्थिति को सूचित करना। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को सूचित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो वो बन गया अर्थकुल पुलिस स्टेशन केरल। कौन बन गया है? अर्थकुल पुलिस स्टेशन केरल। लड़कियों की शिक्षा के लिए लेट्स स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया? अफगानिस्तान में। लेट्स स्टडी नामक अभियान अफगानिस्तान में। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की? तो वो है लोबिया। कौन है? लोबिया। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को से शुरू हुई है। तो पश्चिमी चंपारण से। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई है। बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को। किनको? आरिफ मोहम्मद खान को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की संपर्क परियोजना को 2025 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? कोसी मेची लिंक। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान में खोला गया है। कहाँ? तो भागलपुर में। कहाँ खोला गया है?
भागलपुर में खोला गया है। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर में खोला गया है। हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मोतीपुर को। हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है? मोतीपुर को। तो एक तरफ 2025 के पद्म पुरस्कार के विजेता है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित चीजें हैं। तो देखते हैं, करते हैं। किशोर कुणाल को सिविल सेवा में दिया गया है, सिविल सेवा में दिया गया है। और किसके संदर्भ में है? तो पद्म पुरस्कार से संबंधित। तो किशोर कुणाल को सिविल सेवा के लिए, निर्मला देवी को कला सुजनी कढ़ाई के लिए, निर्मला देवी को कला सुजनी कढ़ाई को विजय नित्यानंद को दिया गया है अध्यात्म के लिए, विजय नित्यानंद सूरी श्री जी महाराज को अध्यात्म में, और डॉक्टर सादा सिंह को कला के लिए, लोक संगीत के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा हाल ही में 24 लास्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है? तो जयनगर से पटना। हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड सेवा शुरू की गई है? तो जयनगर से पटना। तो इस तरीके से आपको 140 तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो अगर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सेट संख्या 6 के साथ होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।